आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिलहाल ये आखिरी क्लास ही रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि आप लोग जो है अभी रुचि नहीं ले रहे हैं। इसमें से कुछ लोग हैं, 10-20 लोग हैं जो रुचि ले रहे हैं, बाकी रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो इस वजह से मुझे भी लग रहा है कि मैंने गलत समय पर इसको स्टार्ट ठीक कर दिया, तो इसको फिलहाल मैं रोक रहा हूं। आज की जो क्लास है ये देख लीजिए, राष्ट्रपति से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्लास है। राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको इसमें कराए है ना। तो चलिए, किसी को अगर दुख लग रहा हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी जब आप लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर क्या बनाने से क्या फायदा, जब आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ाने से क्या फायदा, है ना। यही सोच करके मैं इसको अभी फिलहाल रोक रहा हूं। ये क्लास तब पुनः स्टार्ट होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। उसके पहले अब नहीं स्टार्ट होने वाली है। उसके पहले मैं दूसरे जो और क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू करूंगा, है ना। तो जितने भी बिहार पुलिस के छात्र छात्राएं हैं वो इंतजार करिएगा नोटिफिकेशन आने का, तब भी शुरू होगा, है ना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप तो केवल व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज पाना और पैसा कमाना ये तो सबका मकसद है ही। हम क्यों आए हैं यूट्यूब पर? पैसा ही तो कमाने के लिए सभी लोग आया है कि नहीं। आप भी पढ़ रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए ही पढ़ रहे हैं ना। हालांकि खैर कोई बात नहीं, जो आपको कमेंट करना था किए हैं। बाकी जो है क्लास को यही रोकेंगे। राष्ट्रपति जो है आज का चैप्टर वो पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा क्लास तब स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है वह भारत के संविधान के किस भाग में है। अगर आपसे भाग पूछे कि राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में है तो बताएंगे भाग 5। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद यहां पर 52 से 78 लिखा है ना। लेकिन इसमें 78 तक केवल राष्ट्रपति ही नहीं है, इसमें और भी लोग हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति यहां से यहां तक आएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब इसमें कौन कौन है, क्या क्या है, तो इसमें से आज हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, है ना। राष्ट्रपति को पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से बनने वाले जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको हम लोग आज जो है अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो देख रहे हैं हम लोग कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से 78 तक है ना। अब 52 से 78 तक क्या केवल राष्ट्रपति ही है? तो जी नहीं, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अब आपसे एक प्रश्न सीधा सा बनेगा बच्चों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन शामिल होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में ये 5 जो है वो शामिल हैं। कौन कौन? पहले तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, दूसरे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तीसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, चौथे मंत्रिमंडल हो जाएगा और 5वां जो है वह महान्यायवादी हो जाएगा। ये 5 नाम याद रखिएगा। पूछेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति में निम्न में से कौन नहीं है, और एक नाम दे देगा यहां पर मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की जगह पर। तो ध्यान देना है आपको बढ़िया से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये 5 जो है ये राष्ट्र संघ की कार्यपालिका शक्ति में निहित हैं। ओके, इसी में से हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक ना। बाकी जब फिर बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आज है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना। अब राष्ट्रपति पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जहां से प्रश्न सीधा बनता है कि भैया राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 52। किसमें? 52। इससे पहले एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जो होता है वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जी हाँ, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूं
जितना भी पढ़ा रहे हैं ना सबको नोट्स बनाते जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। अब देखिए अपनी बड़ाई मैं स्वतः नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, लेकिन आप इससे एक बार तुलना करिएगा अन्य वीडियो की, आपको समझ में आएगा कि नहीं इतने कम समय में और इतना बेहतरीन कंटेंट आपको लगभग कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाया भी है। तो चलिए, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है ना, और यह भारत का राज्य प्रमुख भी होता है। पूछे कि भारत का राज्य प्रमुख, तो बताएंगे राष्ट्रपति। ऐसा ना कि राज्यपाल मार दीजिएगा राज्य देख करके, नहीं, तो राज्य प्रमुख यानी राज्यपाल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो, क्योंकि बाद में कहेंगे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिए, बोर्ड गंदा कर दिए, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अनुच्छेदों पर आते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 पढ़ते हैं। देखिए आपने मूल अधिकार पढ़ा था भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक। आपने राज्य के नीति निष्क्रियता तो पढ़ा था भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद भाग 4 के का मूल कर्तव्य पढ़ा था 51 के का अनुच्छेद, तो 51 का तक आप क्लियर कर चुके हैं। अब आपको 52 से शुरू करना है ना। 12 से लेकर के 51 तक आपको हम सब बता दिए हैं। आज जो है वह 52 से हम शुरू करेंगे, तो सारे अनुच्छेदों को भी लिखते रहिएगा जो बता रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे साथ पढ़ने से एक ही फायदा नहीं है, और भी फायदे हैं। क्या फायदा है कि इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ आपको लगभग सारे अनुच्छेद भी याद करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सारा अनुच्छेद भी याद कर लेंगे, ठीक। तो देखिए 52 में आपने देख लिया कि भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या है, सीधा सा प्रश्न बनता है बच्चों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। लिख लीजिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जी हां, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। जी हां, राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 54। याद रखिएगा, चुनाव और 54 दोनों 4 से है, तो याद करने में आसानी होगी। 54 के बाद 55 में आते हैं, तो 55 कहता है कि इनका जो चुनाव का तरीका है वह क्या होने वाला है। हालांकि इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे, पहले एक नजर अनुच्छेदों पर रखिए। चलिए, तो चुनाव 54, चुनाव का तरीका जो है वह 55 में है। 56 में क्या है भैया कि इनका कार्यकाल, कितने दिन तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे, है ना, यह है 56 में। 57 बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहे तो 1 से 395 तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जाने वाला होता है उसको एक आध को मैं छोड़ा हूं, बाकी जो पूछा जाने वाला होता है उसको मैं रखा हूं, है ना। तो 56 कार्यकाल, इनकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, कौन बनेगा, है ना, तो उसके लिए अनुच्छेद 58 पढ़ना होगा। और जब राष्ट्रपति बन जाएगा आदमी, तो भैया उसको शपथ भी लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा, तो शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में जिक्र है। अब जब शपथ लेगा तो कभी ना कभी उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है, तो वह अनुच्छेद 61 में है ना। अगर 61 के बाद हम बात करते हैं तो एक अनुच्छेद 72 जो सबसे आखिरी में है, उसमें है इनको शक्ति प्राप्त है कि आपकी फांसी सजा माफ कर दें, आपको कोई अन्य सजा है तो माफ कर दें, तो क्षमादान की शक्ति इनको है। 71 अनुच्छेद है, यहां जब चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित बातें हैं अनुच्छेद 71 में। तो यहां पर आपने ये सारी चीजों को समझा। एक बार मैं रिकॉल करा दूं, भारत का राष्ट्रपति 52, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53, चुनाव
अनुच्छेद 54, चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55, 56 में है कार्यकाल, 58 में है योग्यता और 60 में है शपथ, 61 में है महाभियोग, 71 में है चुनाव से संबंधित विवाद, 72 में है इनको क्षमादान की शक्ति। मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों को आपने अच्छे से देखा और समझा। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, वह भारत का राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, 5। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको यहां से लेकर के यहां तक बता दिया। दूसरे वाले में अब हम लोग आते हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ओके, यहां से तो आपका काम चलेगा, लेकिन इधर जब आप पढ़ेंगे तो काम आपका दौड़ेगा। क्या होगा? दौड़ेगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि इनके निर्वाचक मंडल है। भैया राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो कैसे बनेगा? उनका चुनाव होता है कि नहीं? अब बताइए क्या कभी आप राष्ट्रपति के लिए वोट किए हैं? नहीं किए हैं। तो कह रहे हैं सर चुनाव भी होता है लेकिन हम किए नहीं हैं, तो कौन चुनता है? प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से लोग हैं जो है राष्ट्रपति को बना देते हैं, राष्ट्रपति चुन देते हैं। कौन कौन से लोग हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान देना है आपको। तो देखिए, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, 3 पॉइंट यहां पर मैं लिखा हूं। पहला विधानसभा, है ना, लोकसभा, राज्यसभा। याद रखिएगा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, अब यहां पर आपको अच्छे से फंसा देगा। आप तो जान गए कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि तीनों सभा। विधान परिषद को छोड़ दीजिएगा, यहां पर विधान परिषद का नाम नहीं आएगा, 3 का ही नाम आएगा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि जहां पर अगर आप क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन भाग लेता है, अब आप से ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन में जैसे मान के चलिए क्वेश्चन बना कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ऑप्शन दे दे कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक, या ऑप्शन दे दे संसद और विधानसभा के सभी सदस्य। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन दे दे संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे आंसर? क्या लगाएंगे जरा बताइए। अब आप तो कहेंगे कि ये तो इनमें से कोई नहीं वाला होगा। क्यों? क्योंकि सर तो बताए थे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां तो आ रहा है कि संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस दिमाग का पिटारा को खोलना है आपको। संसद में ही आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा ये संसद हो गया, और विधानसभा, तो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसा सही आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि सर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य अगर रहे तब, तो देखिए सभी सदस्य और निर्वाचित सदस्य में फर्क है, इसीलिए मैं चीजों को बहुत बारीकी से बता रहा हूं। सभी सदस्य अगर दे तो यह समझ लीजिएगा कि इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी शामिल हो जाते अगर सभी सदस्य रहता तब। लेकिन यहां कह रहा है कि केवल निर्वाचित, जिनका चुनाव हुआ हो, वही भाग ले सकते हैं, मनोनीत वाले नहीं भाग ले सकते हैं। अब आपको पता है कि मनोनीत वाले क्यों नहीं भाग ले सकते हैं, है ना, क्योंकि मनोनीत
भी राष्ट्रपति ही करता है। तो जाहिर सी बात है कि हम जिसको मनोनीत करेंगे तो वो वोट हम ही को देगा, तो एक तरह से ये बेईमानी हो जाएगी कि नहीं, इसलिए मनोनीत जो है वह भाग नहीं लेते हैं। चलिए, तो आपने देखा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। चुनाव इनका कैसे होता है भैया? तो इनका जो चुनाव है ना, लिख लीजिएगा, जो भी बता रहे हैं लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखना होगा तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, हमको नहीं बैठना है। मैं बार बार चिल्लाता ही रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ, अब आप लोग कुछ करते नहीं हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मेरा 55 हुआ, मेरा 40 हुआ, मेरा 35 हुआ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। होने लायक रहेंगे तब तो होगा। जब आपको पढ़ा रहे हैं, कहते हैं लिख लीजिएगा, तो आप तो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, है ना? लिख ही नहीं पाते हैं तो मत लिखिए भाई। एग्जाम तो आपको देना है, हमको तो देना नहीं है। हम तो लिख चुके हैं, याद भी कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। नहीं पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है, वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आए हैं तो हमारा ये मकसद है कि आप पढ़िए लिखिए, तब ना क्या फायदा। समय बर्बाद अपना भी कर रहे हैं और अपना डाटा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर जुड़े हैं तो विधिवत सब कुछ लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में फिर हम आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, यही सारी चीजें रहेंगी जो भी मैं बता रहा हूं। अब ये सारी चीजें आपको बताने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो इनका जो चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है। फिर से याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है इनका चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनके अगर चुनाव में विवाद होता है तो इसका फैसला कौन करता है? 71 अनुच्छेद में हमने बताया था, है ना? तो कौन करता है भैया? तो ये सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब बहुत सारे लोग यहाँ ये भी कंफ्यूज होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये तीनों है क्या? तो ये तीनों एक ही हैं भाई। उच्चतम को सर्वोच्च कह दे, उसका पर्याय है ना? उसको अंग्रेजी में कह देते हैं तो सुप्रीम कह देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, है ना, इनके विवादों का निपटारा करता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति ने कुछ काम किए, जीत गया राष्ट्रपति, कुछ कार्य किए, बाद में जो है वह विवाद हुआ और इनका जो चुनाव है वो अवैध घोषित हो गया, तो राष्ट्रपति ने जो काम किया, जो कार्य किया, क्या यह कार्य भी अवैध घोषित हो जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति ही अवैध हो गए, है ना? तो जो कार्य इन्होंने किया वो क्या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य क्या अवैध हो जाएगा? तो जी नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव भले ही रद्द हो जाए, इनका जो ये जीते हैं ये भले ही रद्द हो जाए, लेकिन इनके द्वारा किया गया कार्य जो है ना, यह रद्द नहीं होता है, यह रद्द अवैध नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अर्हताएं, क्या क्या अर्हता होना चाहिए तब आप राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह लड़ सकते हैं, है ना? इनके चुनाव के लिए अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए यहां पर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जी हां, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 4 अर्हता मैं बताऊंगा, लिखते जाइएगा। देखिए, बिहार दरोगा में यहां से प्रश्न बना था और बच्चे कैसे फंसे थे, तो अब की बारी है बिहार पुलिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हरा कर लीजिए और आप वो कर लीजिए, लिख लीजिए, और नहीं तो फिर पछताइएगा, है ना? कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो लिख लीजिए, अर्हताएं में आएगा क्या भैया? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, भारत का नागरिक। यहां पर आपको फंसाया जा सकता है कि वह भारत का मूल नागरिक, तो कहीं मूल शब्द का उल्लेख नहीं है, आपको केवल याद रखना है भारत का नागरिक। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या 35 वर्ष की आयु का हो, है ना? वह 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा अध्यक्ष बनने की पात्रता रखता हो। जी हां, वह लोकसभा अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो। मतलब कि
वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। उसकी योग्यता जो है लोकसभा के सदस्य बनने की, वह योग्यता उसके पास होनी चाहिए। क्या क्या लिखा आपने, एक बार फिर से लिखिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। सीधा सा याद करिए, वह लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। और चौथा, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। जी हां, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यह इनके पद हेतु अर्हताएं हैं, है ना, कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। अब जब इनका चुनाव होता है तो इनके लिए कुछ प्रस्तावक, कुछ अनुमोदक और कुछ पैसा लगता है ना, कुछ पैसा भी लगता है। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक की कितनी संख्या होनी चाहिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक लगता था, लेकिन 1997 के बाद से इसमें परिवर्तन किया गया और 50 प्रस्तावक, 50 ही अनुमोदक और जो जमानत राशि होती है वह 15,000 रुपया रिजर्व बैंक में आपको जमा करना पड़ेगा। जी हां, 15,000 रुपया रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा। 1997 के पहले क्या होता था कि 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 2,500 रुपया जो है वह जमा करना होता था। तो चूंकि 2,500 रुपया बहुत कम था, इसलिए कोई भी व्यक्ति लड़ जाता था, है ना, रुचि नहीं लेकर के, सीरियस नहीं होकर के कोई भी लड़ जाता था। तो इसको थोड़ा सा रुचि लेने के लिए इसमें 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपया का वो प्रावधान किया गया, है ना। ये 15,000 रुपया रिजर्व बैंक के उसमें जमा होता है और यह जब्त भी हो जाता है। अगर आप कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करते हैं तो आपका जो है वह जब्त भी हो जाएगा, जमानत राशि, पैसा लौटेगा नहीं। अगर 1/6 भाग पा लिए तब तो पैसा लौट जाएगा, लेकिन अगर नहीं पाए 1/6 भाग तो जमानत जब्त होने की जो स्थिति है वह 1/6 भाग है। ओके, कुल वैध मतों का बिल्कुल सशब्द लिखिएगा जो भी मैं बता रहा हूं, अन्यथा नहीं लिखेंगे समस्या होगी। चलिए अब हम लोग अगली लाइन में चलते हैं। ये शपथ की बात कर रहे हैं अब कि इनका शपथ, तो आपने पढ़ा अनुच्छेद 60 में शपथ आपने पढ़ा। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो भैया इनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, जी हां, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उनके जगह पर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वह इनको शपथ दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। ये शपथ लेते हैं। ये शपथ इनका मुख्य शपथ क्या है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। इनका मुख्य शपथ यही है कि मैं संविधान की जो है वह रक्षा करूंगा। तो पूछे कभी कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है, तो बताइएगा संविधान की रक्षा करने का। इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे ये जब पद पर हैं तो ये इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर मुकदमा चलाना भी है तो 2 महीने पहले यानी 60 दिवस पहले इनको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। तिथि याद रखिएगा, अवधि याद रखिएगा। अगर कोई मुकदमा चलाना हो तो कितने दिन पहले, 2 महीने पहले इनको नोटिस दे करके और यह शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इनकी पदावधि के बारे में बात कर लेते हैं। पदावधि भैया कितने दिन ये रहेंगे, कितना दिन का कार्यकाल होगा, तो यह चुनाव जीतने से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। लेकिन अगर 5 वर्ष के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है तब भी यही बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये हट जाएंगे और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा, ऐसा नहीं है। यही रहेंगे जब तक चुनाव जो है वह हो करके और नए राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए, भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार चुनाव लड़के आ सकता है? क्या कोई नियम बना है ना? जैसे अमेरिका में देखेंगे आप कि 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार नहीं बनेगा वो। तो भारत में भी क्या नियम है ऐसा क्या कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो जी नहीं, भारत में कोई ऐसा नियम नहीं है।
कि कितनी बार बन सकता है, जितनी बार आप जीते उतनी बार बन सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो 2 बार बने थे, याद रखिएगा। पद रिक्तता, तो पदावधि आपने देख लिया 5 साल, या जब तक इनका प्रतिनिधि को जो है उत्तराधिकारी आ नहीं जाता है तब तक, ठीक ना। पद रिक्तता, इनका पद खाली कैसे होगा, तो भैया खाली तब होगा जब या तो या त्याग पत्र दे दे तब खाली हो जाएगा, या कोई मृत्यु हो जाती है किसी राष्ट्रपति की तब खाली होगा, या इनको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तब खाली होगा, है ना। ऐसे कंडीशन जो हैं यह खाली होने के हैं, या इनका जो चुनाव है वो अवैध घोषित कर दिया जाए, अनुच्छेद 71 में आप पढ़े हैं, है ना, तब भी इनका पद जो है वह खाली हो जाएगा, ठीक। पद खाली होने के 6 महीना के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, तो ये 6 महीना भी याद रखिएगा कि कितने दिन के भीतर, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आपातकालीन शक्तियां, इनको आपात शक्ति भी है। आपात जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, है ना, ये सामान्यतः है। लेकिन मैं आपको एक अनुच्छेद और बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं बताया गया है ना, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 का भी प्रयोग किया जाता है, बताएंगे कब किया जाता है। तो आपातकालीन शक्तियां में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, है ना, ये सारे इनके अंतर्गत है, मतलब इनके पास अधिकार होता है कि ये लागू कर सकते हैं। हालांकि ये मंत्रिमंडल के ही सिफारिश से करते हैं ये सारी चीजें, लेकिन नाम इन्हीं का होता है ना। तो 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद, 360 अनुच्छेद और 365 अनुच्छेद। जब हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां 352, 360, 356 डिटेल में पढ़ेंगे। 365 भी वही है, राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है ना। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग चलेंगे कहां, आपातकाल पढ़ने। चलिए अब आते हैं क्षमादान की शक्ति। देख रहे होंगे कि आप आ गए 72 अनुच्छेद में। तो क्षमादान की शक्ति में क्या है भैया, अगर आपने कोई अपराध किया है, जुर्म किया है, आपने क्षमा याचिका दायर की राष्ट्रपति के पास, तो वो चाहे तो आपको क्षमादान दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यह भी उनके विवेक पर नहीं है, यह भी मंत्रिमंडल से, यह जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे, ठीक ना। ध्यान दिएगा, मंत्रिमंडल से नहीं, मंत्रिपरिषद से। वह जब सलाह लेते हैं तो मंत्रिपरिषद से ही लेते हैं, मंत्रिमंडल से नहीं लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मंत्रिपरिषद से वह क्या करेंगे, सलाह लेंगे, ठीक ना, और मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी वही करेंगे। तो इनको क्षमादान की शक्ति 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति है। फिलहाल आपको यहां याद रखना है ये कि अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति और 5 प्रकार की शक्ति है। सैन्य शक्तियां, इनके पास सैन्य शक्तियां भी हैं। यह वायुसेना, जल सेना और थल सेना के प्रमुख होते हैं। इनके प्रमुखों की नियुक्ति यही करते हैं। जैसे प्रमुख का मतलब कि सर्वोच्च जो है, तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी तो ये राष्ट्रपति होगा, और तीनों सेना में एक एक उनका हेड होता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो तीनों सेना के अलग अलग जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में झलकते हैं। पद पर मृत्यु हुआ है, वैसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, नाम बताइए। अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो हम बताएंगे। तो 2 व्यक्ति हैं, एक हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। जी हां, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों मुस्लिम हैं, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए, वैसे मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, अभी आप देखेंगे कि भारत का अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो तो कौन उसका कार्यकाल देखता है, तो उसका उपराष्ट्रपति देखता है। अब अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तब, तो वो भी नहीं है तो फिर उनके बाद जो है वरिष्ठ वो आ जाएंगे, ठीक ना। तो यहां पर एक प्रावधान बना कि मुख्य न्यायाधीश आएगा, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, है ना, ये बाद में आया है। और उस समय एम हिदायतुल्लाह, जी हां, मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह थे, इनको ही
भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है वह कार्यभार दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं वीटो पावर। पूछता है कि राष्ट्रपति को प्राप्त है वीटो पावर, यह किस अनुच्छेद में है भैया? तो यह है अनुच्छेद 111। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 है ना। इनको 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है, पॉकेट वीटो भी प्राप्त है। अभी पॉकेट वीटो थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉकेट वीटो एक बार उपयोग में आया है, ठीक है ना, तो बताएंगे, अभी बताएंगे। चलिए, अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है। अभी आ जाते हैं पॉकेट वीटो पर। 3 प्रकार के वीटो हैं, पॉकेट वीटो, आत्यांतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। पॉकेट, आत्यांतिक और निलंबनकारी वीटो, अनुच्छेद 111। 3 प्रकार का वीटो, पॉकेट, आत्यांतिक, निलंबनकारी। पॉकेट वीटो का प्रयोग डाक संशोधन विधेयक पर हुआ था 1986 में। जी हाँ, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे उस समय। भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह राजीव गांधी थे, है ना। तो उसी समय पॉकेट वीटो आया था ज्ञानी जैल सिंह के समय में। ओके, प्रधानमंत्री भी याद रखिएगा राजीव गांधी। ओके, चलिए तो चलते हैं आगे। अध्यादेश की बात कर लेते हैं हम। अध्यादेश 1, 2, 3 अनुच्छेद अध्यादेश राष्ट्रपति लागू करता है, जारी करता है, अनुच्छेद 1, 2, 3 है ना। अध्यादेश कब जारी करता है भैया? यहां पर समझिएगा, यहां पर बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज आया होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति कब पता है? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। इस बात को भी ध्यान देना होता है कि अध्यादेश कब जारी करेगा, तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो, यहां पर आपको ध्यान देना है, अनुच्छेद 123 के तहत। ओके, चलिए, इनको कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। कौन सी शक्तियां भैया? तो संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना या विघटन करना। अब कहेंगे आहूत करना मतलब बुलाना, सत्रावसान भी कर देते हैं। विघटन करना मतलब, अच्छा विघटन होता जानते हैं केवल लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं विघटन। राज्यसभा स्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है ना, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करना है, तो भंग करना, सत्रावसान करना, आहूत करना, ये सारे कार्य जो हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह किए जाते हैं। एक और बताइए, वह राष्ट्रपति का नाम बताइए जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुआ हो। भारत के आजाद होने के बाद पैदा होने वाले राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो हैं वह किसको हरा करके राष्ट्रपति बनी है? याद रखिएगा, यशवंत सिन्हा को हरा करके राष्ट्रपति जो है वह बनी है। राष्ट्रपति आपको राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 83 के तहत। किसके तहत? 83। पहले ये लोकसभा में भी मनोनीत करते थे 2 लोगों को, लेकिन यह मनोनीत अब करना बंद हो गया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपने सीखी और इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्लास बंद कर रहा हूं। इसके लिए क्यों बंद कर रहा हूं, जरा ये भी एक बार फिर से मैं दोहरा दूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत से मैं सारी चीजें आपके लिए तैयार कर रहा हूं और आप लोग जो है वह रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ने में। बहुत कम लोग ही रुचि ले रहे हैं, जबकि कमेंट कर रहे थे बहुत लोग, स्टार्ट करिए। आप लोगों को कहने पर मैं स्टार्ट तो कर दिया। आपको पता ही है कि समय बहुत बहुमूल्य होता है। 12 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की नौकरी करने के बाद उसके बाद फिर ये सारा कंटेंट तैयार करना है ना, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मैं कब करूं? जब आप रुचि लें, है ना। बाकी अन्य चीज की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं हम, है ना। या जो बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं मदद नहीं कर पा रहा था, है ना। तो उनके लिए भी मदद करना है। अब आप लोग रुचि लेंगे, जब रुचि लेना शुरू कर देंगे तो फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो अभी आपकी रुचि नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, टेलीग्राम पर भी बोला कि आप केवल व्यू पाने के लिए ये सब करते हैं और जो है वह जब फॉर्म आए तब शुरू करिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, व्यू पाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन ये पढ़ लेने से क्या आपका नुकसान हो जाता है?
जहर है ये कि खाएंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। भाई साहब जो चीज दे रहे हैं ना, यही अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले आपको गुमराह करके बरगला करके पैसा ऐंठ ले रहे हैं, वहां पर आप नहीं बोलेंगे। जब हाँ एक चीज सही है, जब आपको कोई चीज निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है, तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं आप लोग, उसकी वैल्यू आप लोग नहीं करते हैं। यही समस्या है कि जितने भी टीचर हैं वह फ्री आपको नहीं पढ़ा पाते हैं, वह तुरंत अपना ऐप डेवलप करते हैं और वहां पढ़ाते हैं। तब आप फिर 500 रुपये 700 रुपये में परचेज कर करके और पढ़ेंगे, तब बढ़िया। यही कंटेंट मैं आपको ऐप पर देना शुरू करूं पैसे ले करके, तो आपको बहुत बढ़िया लगना शुरू हो जाएगा और आप लोग खूब संख्या में जुड़ेंगे। लेकिन यहां केवल निःशुल्क दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको नहीं अच्छा लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना या ना पढ़ना, निर्भर आपके ऊपर है, क्योंकि नौकरी आपकी लगनी है, मेरी नहीं। आपको नौकरी लेनी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, साथ ही साथ क्लास को भी समाप्त करते हैं। अब जो है बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए क्लास मिलेगा। जो भी बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए फुल डिटेल में क्लास आपको यहां उपलब्ध कराऊंगा, फुल डिटेल में। ये बिहार पुलिस के लिए इतना डिटेल था, बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, देखिएगा आप कि क्या पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, देखिएगा बिल्कुल। तो चलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं एक बार पुनः हाथ जोड़ के कि ठेस पहुंचा हो तो क्षमा चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तक रुचि नहीं लेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। ठीक, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद।